हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज मैं लेके आई हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपिटल नेचर में क्या हो सकता है, रेवेन्यू नेचर में क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग पर्पस के बेसिस पे पहले देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज इनकर टू इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा नेचर का होता है जो कि हम लोग कुछ ऐसा खर्च करें जिससे कि बिजनेस में जो एसेट्स है उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए। तो इट इज इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर यूज इन बिजनेस। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, जो डे टू डे मेरे जो बिजनेस से नॉर्मल एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू हो रहा है वो मेरा जो नॉर्मल कोर्स में है वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट इज इनकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग फॉर बिजनेस। ठीक है। सेकेंड देखिए क्या है, अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी मशीनरी को परचेज करके लाए, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये सारा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लेकिन सपोज वो मशीनरी मेरा 1 लाख आउटपुट दे रहा है, उसमें कुछ ऐसा एडिशनल पार्ट हम लोग जुड़वाएं जिसकी वजह से वो मेरा आउटपुट देना ज्यादा कर दिया, तो इट इज इंक्रीज। तो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज हेल्प टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग उसी मशीनरी को ले लेते हैं, वो मशीनरी क्या है, अब उसमें एडिशनल पार्ट जुड़वाएं तो वो उससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो खराब हो गया जिसको कि हमको रिपेयर करवाना पड़ रहा है, तो गाइज रिपेयर करवाने का काम मेरा इस मंथ के बाद दूसरे मंथ में भी हो सकता है, अगले मंथ में भी हो सकता है, मतलब जो 2-3 बार पूरे साल में अकर कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे कि उसको रिपेयर करवाने से मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को तो वो इंक्रीज नहीं किया, लेकिन वो उसके अर्निंग कैपेसिटी के एग्जिस्टेंस को मेंटेन किया। अब आगे देखिए पीरियड क्या है। मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट मिलते चला जाता है। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किए उस समय जो हम लोग उसका पेटेंट करवाएं या फिर लाइसेंस फी लिए, तो वो क्या हो गया मेरा मोर देन 1 अकाउंट। इस ईयर हम लोग उसका एक्सपेंडिचर किए लेकिन उसका कई सालों तक उसका बेनिफिट हम लोग को मिलते चला जाएगा। आगे देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, विद इन अकाउंटिंग पीरियड इसका बेनिफिट मिल जाएगा। सपोज हम लोग किसी को सैलरी दिए, किसी को ट्यूशन फी दिए, किसी को रेंट दिए अपने बिजनेस के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, तो उसका बेनिफिट क्या है, विद इन अकाउंटिंग पीरियड हमें मिलता चला जा रहा है। आगे देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की वजह से होने से ये कैपिटल एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटीज को जनरेट करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको दिखाते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डे टू डे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है। कुछ भी एक्सपेंडिचर हो सकता है, जैसे हम लोग किसी गुड्स को सेल किए, किसी गुड्स को परचेज किए, किसी को रेंट दिए, किसी को सैलरी दिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिए, वो जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। इसीलिए कंपनी जब पीएल अकाउंट बनाती है तो उसमें हम लोग इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जनरेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है चूंकि ये कैपिटल नेचर का है, इसीलिए कैपिटल एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटीज को जनरेट करता है। कैपिटल एसेट्स में क्या हो जाएगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो इस तरीके से ये कैपिटल एसेट्स को जनरेट किया। कैपिटल लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल लायबिलिटीज जैसे शेयर कैपिटल को जनरेट किया या फिर लोन को किया। शेयर कैपिटल कैसे हो जाएगा, जैसे कोई कंपनी अपने मार्केट में शेयर और डिवेंचर को इशू की, उससे उसका कैपिटल इंक्रीज किया, तो कंपनी के पास जो पहले से कैपिटल है उसमें वो जो शेयर कैपिटल इंक्रीज किया उसको ऐड कर लेता है। इसीलिए कैपिटल शेयर कैपिटल को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में मानते हैं। लोन, जैसे कि हम लोग इस साल अपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन लिए, तो उसका एक्सपेंडिचर हम लोग इस साल किए, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो मोर देन अकाउंटिंग पीरियड मेरा चलते चला जाएगा। तो लोन भी मेरा क्या हुआ, कैपिटल लायबिलिटीज हो गया। ठीक उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को जनरेट करता है। सपोज हम लोग कोई गुड्स परचेज किए हैं सेल करने के लिए, और वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कुछ बच गया है जिसको कि हम लोग स्टॉक बोलते हैं। उस स्टॉक को हम लोग लास्ट में इसको सेल कर रहे हैं, तो कैश बेसिस पे नहीं सेल करके उसको हम लोग क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हैं, तो इससे मेरा डेटर्स जनरेट हुआ। अब जब डेटर्स, अब वही पैसा हमको लौटाएगा कुछ समय के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड, तो वो मनी मेरे लिए बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां देखिए
करेंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। जब गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया गया है तो मेरा क्रेडिटर जनरेट हुआ, फिर मेरा डेटर्स जब फिर जो डेटर्स पैसा जो वापस करेगा तो वहां पे बिल पेबल मेरा जनरेट हो गया। सपोज बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, बैंक से हम लोग पैसा निकाल लिए तो उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर में ही हमको उसको जमा करना होता है, तो वो मेरा ओवरड्राफ्ट जो हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी मेरा करेंट लाइबिलिटीज हो गया। इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो भी विद इन अकाउंटिंग पीरियड हम लोग पे करते हैं वो सारा मेरा करेंट लाइबिलिटीज हो जाता है। और एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या होगा, सैलरी, रेंट, वेजेस, डेप्रिसिएशन। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग किसी फिक्स एसेट्स को परचेज किए, वो मेरा चला गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन जब हम लोग उसको सेल कर रहे हैं आफ्टर सम टाइम, तो सेल करेंगे तब तक उस एसेट्स का वैल्यू क्या रह जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में माना जाता है। तो गाइज आज हम लोग समझे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे हम लोग का जो भी थोड़ा जो डाउट रह गया है वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए सीखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से हम लोग अपने डाउट को क्लियर करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो गाइस 60,000 का मशीनरी परचेज हुआ है, न्यू मशीनरी, 800 उसके ऊपर गैरेज में खर्च हुआ है और 1500 उसके इंस्टॉलेशन में वेजेस पे खर्च हुआ है। सो गाइस परचेज ऑफ न्यू मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन विल ऑल्सो कैपिटलाइज एज इट इज स्पेंड बिफोर द मशीनरी इज पुट टू यूज। सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा है मेरा क्या, A sum of rupees 10,000 was spent on painting the new factory. न्यू फैक्ट्री को पेंट किया गया है, since it is also a capital expenditure, ठीक है। उसके बाद है paid 5,000 for erection of new machine. न्यू मशीन को इरेक्शन करने में खर्च किया गया, so will be also be capitalized, ठीक है। तो ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है 2,000 were spent on repair before using the second hand generator purchasing recently. Recently में जो purchase किया गया, so it is a capital expenditure as repair are done before the generator is put to use. So it is also a capital expenditure. उसके बाद फिफ्थ है मेरा 1500 were spent on the repair of machine. So repair are done by the regular basis. So that's why it is a revenue expenditure. ठीक है। एंड लास्ट क्या है 10,000 was paid as brokerage on issue of share and other expenses issue were rupees 25,000. So guys, expense incurred on raising the capital will be treated as capital expenditure. Therefore, brokerage and other issue expense are capital in nature. So it will be also a capital expenditure. ठीक है। So guys, अब next question की ओर हम लोग चलते हैं। तो मेरा दूसरा क्या है आगे का क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो मेरा फर्स्ट क्या है, अ सम ऑफ रुपीज 32,000 हैज पेड स्पेंट ऑन मशीनरी एज फॉलोज। 32,000 खर्च किया गया, किस तरीके से खर्च किया गया है, तो पहले 20,000 फॉर रुपीज एडिशन टू डबल द आउटपुट, आउटपुट को डबल करने के लिए 20,000 खर्च किया गया। सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और 5,000 फॉर रिपेयर नेसेसिटेड बाय द नेग्लिजेंस एंड 7,000 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट। वर्न आउट पार्ट को रिप्लेसमेंट करने के लिए 7,000 और रिपेयर करने के लिए 5,000, यानी कि ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसके बाद बी है मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सिनेमा बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 2 lakhs, out of which 20% treated to repair and 80% represented improvement and addition। यानी 2 लाख का 20% जो यानी 40,000 जो मेरा आएगा वो रिपेयरिंग पे खर्च किया गया है, इसलिए ये मेरा क्या चला जाएगा, इसका 20% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। लेकिन रेक्स जो बचेगा मेरा 80% 1,60,000 वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी है कंपनसेशन पेड टू रीअरेंजमेंट एम्प्लॉई फॉर द लॉस ऑफ
एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो कंपनसेशन टू बी एम्प्लॉय फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये क्या हो जाएगा मेरा, कंपनसेशन जो पेड किया गया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹40,000 was purchased and repair of this furniture cost ₹15,000. The furniture was installed by own workman, wages for it is being 5,000. So guys, जो it is a capital expenditure, any expenditure incurred bringing the assets into operation will be capitalized, ठीक है। ये मेरा ऑपरेशन के लिए लाया गया है, खर्च किया गया है, इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसके बाद है ई, अ पर्सन वॉज इंजर्ड बाई द मोटर कार ऑफ अ कंपनी, ₹10,000 वॉज पेड टू हिम बाई वे ऑफ कंपनसेशन, उसे कंपनसेशन के तौर पे दिया जा रहा है 10,000 जो मोटर कार से इंजोर्ड हो गया है, ठीक है। सो कंपनसेशन एंड रेम्यूनरेशन टू पे एम्प्लॉय आर डन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट्स वाई इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड लास्ट है मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन स्पेशल एडवर्टीजमेंट ड्राइव, स्पेशल एडवर्टीजमेंट किया गया है तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, अभी हम लोग अपने क्वेश्चन से अपने डाउट को क्लियर किए। अब हम लोग फिर से अगले अकाउंट की पाठशाला में मिलते हैं, वेयर मनी टॉक्स।